good morning. Here to witness our second in-house training program. Repeatedly, we have been conducted this kind of programs, in-house training programs. Since last 2 years, we have been conducting another in-house training program on the topic teaching and learning style. And before going to invite our madam, Miss Rajlakshmi Kumari madam, for her dedicated in her subject, devotional and most disciplined, and we expect that she will render her best on this topic and make us understand the main theme of this in-house training program. So let me welcome the dashing, dynamic, disciplined and dedicated Madam Miss Raj Lakshmi Kumari with a huge round of applause. Principal sirs and my dear colleagues. So मेरे टॉपिक पे आने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी. इसमें एक स्टोरी है टीचर की डांस क्लास के लिए उनके डॉटर को सिखाने के लिए. तो वहाँ पे 2 सिस्टर्स हैं. वो जो बड़ी वाली जो डॉटर है उनको डांस स्टेप सिखाने के लिए. तो जब वो सिखा रहे होते हैं तो आफ्टर क्लासेस 1 मंथ 2 मंथ स्पेंड होने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि मैं चेक करूं कि जो मैं स्टेप्स इनसे सिखा रहा हूँ प्रॉपर उसको लर्न हो रही है नहीं. तो उन्होंने क्या किया, जो उनके स्टूडेंट हैं उनको उन्होंने उसके कुछ स्टेप्स पूछे और फिर उनको प्रैक्टिस करने के लिए कहा, पर वो ना कर पाए. वो वहाँ पे वो प्रॉपर नहीं दे पाई अपना. बट उनकी जो एक्टिविटी थी उसको ऑब्जर्व कर रही थी उनकी छोटी डॉटर, मतलब उसकी सिस्टर. वो ऑब्जर्व कर रही थी कि मतलब टीचर्स ने उनसे क्या पूछा है. तो देन वो डरते डरते आगे आई और बोली कि सर क्या मैं ये स्टेप्स करके बताऊँ आपको. तो टीचर थोड़े से शॉक हुए कि मेरी स्टूडेंट तो बड़ी वाली है, मैं तो उसको सिखा रहा हूँ, बट ऑब्जर्व कर रही है छोटी वाली और आगे भी वही आ रही है. सो उन्होंने उसको ऑप्शन दिया कि हाँ बेटा आप करके बताओ. उसने डांस करना स्टार्ट किया और सारे वो स्टेप्स प्रॉपर उसने फॉलो किए जैसे टीचर्स ने अपने स्टूडेंट को बताया था. सो उन्होंने थोड़ा उनको समथिंग लगा कि जो मैंने सिखाया है अपने स्टूडेंट को वो तो प्रॉपर नहीं दे पा रही है, बट जो ऑब्जर्व कर रही है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रही है. इट मीन्स कि जो आज का टॉपिक है मेरा, दिस इज टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स. हम कहते तो हैं टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स, मतलब टीचिंग और लर्निंग दोनों एक दूसरे के हैंड टू हैंड चलने वाली प्रोसेस है. बट सीखना यानी कि लर्न करना ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें कितनी इच्छा है उस चीज को सीखने की. अगर उस बच्चे की एग्जांपल मैंने दी क्योंकि उसकी इच्छा वहां पे नहीं थी, उसकी इच्छा शक्ति वहां पे काम नहीं कर रही, उस बच्चे में लगन नहीं था, उसमें क्यूरियोसिटी नहीं थी कि मुझे ये जानना है. ऑब्वियस है उसके स्टेप्स हर चीज में मास्टर है, इसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट उस चीज को जानने के लिए एग्री है या नहीं है, अपना ध्यान अपना कंसंट्रेशन उस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है. और जैसे कि मैं भी टीचर हूँ, आप लोग मेरे से सीनियर ही हो, तो आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा क्लासेस में जब आप बच्चों को टीच करते हो. 40-30 की स्ट्रेंथ होती है क्लास की, क्या सब अपना 100% दे रहे होते हैं? शांति से तो बैठते हैं सब, है या नहीं? है ना, शांति से सब बैठे होते हैं. लेकिन जब आप वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जब उनसे आप क्वेश्चन पुट करते हो, क्या वो आपको रिप्लाई करते हैं? 100% कर पाते हैं कुछ बच्चे, लेकिन आपका प्रेजेंट करने का, लेकिन बताने वाले कुछ ही क्यों हैं? ओनली सम स्टूडेंट्स.
क्यों है? लर्निंग स्टाइल इज डिफरेंट। और कुछ कंसंट्रेशन पावर, कंसंट्रेशन, हाँ, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन उस जगह नहीं हो पाता है, वो डाइवर्ट होते हैं, उनका माइंड कहीं और पर नहीं कर पाते हैं। सो हम आते हैं फिर लर्निंग स्टाइल पे। लर्निंग स्टाइल, तो लर्निंग स्टाइल से आप क्या समझ रहे हो, किस वे की लर्निंग वो होती है? वो ज्यादा लाभदायक नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन वही बुक का जो लर्निंग लेसन होता है उसको अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अपने खुद करके अगर वो लोगों को सिखाती हूँ तो वो लोग क्विकली उसको लर्न कर लेते हैं और आंसर भी सक्सेसफुली वो लोग गिविंग करते हैं। ये हम खुद देखे हैं। वो तो करते हैं। हाँ। मैंने यहाँ पे मेथड की बात की है, मेथड्स ऑफ हाँ, लर्निंग। तो मेथड में हम वही प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल होते हैं, अगर मैं कोई बच्चा को ए फॉर एप्पल अगर पढ़ाएंगे तो रियलिटी में एप्पल का पिक्चर के साथ उसको हम अगर परिचित कराएंगे तो वो एप्पल का जो एक नेम, उसका जो स्ट्रक्चर, उसका देखने में कैसा है वो जल्दी समझ जाता है। और उसके नीचे जो उसको स्पेलिंग लिखा हुआ है APPLE एप्पल, वो अगर मैं खुद बोल के उसको सिखाऊंगी सेपरेटली तो वो जल्दी सीख जाता है। हाँ, एक्टिविटी तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। ये सारी जो चीजें हैं मैम, ये हमारे टीचिंग मेथड में आती हैं कि हम उनको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे मेथड्स कि हम स्टोरी टेलिंग यूज कर रहे हैं या समथिंग कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो हमारे मेथड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर स्टूडेंट्स, वो बच्चे हम जिनको सिखाना चाह रहे हैं, वो किस वे में सीख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चा है 1 ईयर का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, जब उसकी सेंसेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है ना, वो चीजों को पकड़ने लगता है कि इस वे में हम चल सकते हैं, इस वे में मम्मा खाना खिलाती है, इस तरीके से मुझे स्पून पकड़ना है, थोड़ी सी चीजें वो एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने कहने का मतलब ये था कि मेथड्स ऑफ लर्निंग, सीखने के कौन से स्टेप्स हैं, और मे बी सर वगैरह समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, कि जो सीटेट की तैयारी करें वो अच्छे से समझ रहे होंगे। समझ रहे या नहीं? कोई आंसर है किसी के पास? मेथड्स ऑफ लर्निंग, एक्टिविटी लर्निंग, मेथड्स ऑफ लर्निंग, क्रॉस टू फाइंड लर्निंग होता है बिगनिंग से, फ्रॉम बिगनिंग क्रॉस टू फाइंड। क्रॉस टू फाइंड, लेक्चर मेथड, मैं सॉरी मैम, ये टीचिंग का मेथड हो गया। मेथड्स ऑफ टीचिंग, सीखने के लिए हम क्या सोचते हैं? पहले हम देखते हैं ना, लर्नर फोकस्ड, पहले हम देख के सीखना, वो आ जाएगा आपका काइनेस्थेटिक मेथड में, कि हम कुछ करके प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं। बच्चा करके सीखता है। लाइक आज की डेट में मोबाइल सबके पास है, हर बच्चा मोबाइल का शौकीन है, जो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है छोटी मोटी चीजों को। मोबाइल सबसे पहले आज की डेट में वो बच्चा मोबाइल पे ही एक्टिविटी करता है। तो वो कैसे करता है? पहले वो देखता है, ऑब्जर्व करता है, मम्मा ने फोन पिक किया, कैसे किया वो ऑब्जर्व कर। बच्चा जो है वो अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करता है, सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करता अपने है, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, और हाँ। उससे वो सीखने का प्रयास करता है। हाँ जी। क्यों हो रहा है उसके मन में ये सवाल चलता है, और फिर वो चाहता है कि कोई उसका जवाब दे। हाँ, तो वो फिर अपने आसपास इन चीजों को ढूंढता है, ढूंढता, ऑब्जर्व करता है, उसको Observe देखता है, हाँ। और उसको फिर अप्लाई करता है खुद के Apply ऊपर, है ना? थैंक यू सर। तो वो एक्टिविटी मतलब देख के कर रहा है, यानी कि ऑडियो विजुअल, मतलब देख के सीखना। तो वो आपका फर्स्ट स्टेप आ गया, लर्निंग का पहला स्टेप, यानी कि ऑब्जर्व करना, सामने वाले को देखना, देख के सीखना, मींस कि विजुअली उस चीज को सीखना। फर्स्ट स्टेप इज मतलब लिसनिंग हो गए, विजुअलाइज एंड ऑडिटोरियम। इसलिए आपने बोला भी एक्टिविटी बोला, हाँ जी एक्टिविटी बेस से हुआ। जी, अब लर्निंग जो हुआ वो आपका पढ़ के, एग्जैक्टली जो हियरिंग हुआ वो सुन के पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को, जी। तो मैं कैसे उसे एक्सप्लेन कर लूँ, हाँ जी उसको हियर करने शायद हो। जी, बिल्कुल सही है। यानी कि विजुअल है ना, ऑडिटोरियम, एक मैम ने बोला था करके सीखना, मींस कि काइनेस्थेटिक, है ना? काइनेस्थेटिक मींस कि करके वो सीखना। तो इनमें चीजें कौन सी पहले आएंगी? सबसे पहले सबसे फर्स्ट किसको हम रखेंगे? ऑब्जर्वेशन, यानी कि देखना, है ना?
देखना, देख के सीखना। उसके बाद विजुअल ऑडिटोरियम कि बच्चा सुन के सीखता है। कैसे? जब पेरेंट्स उनको पहले वो देखना है कि भाई मेरी मम्मा है, मम्मा मुझे केयर कर रही है, पापा है ना, या मेरी टीचर है, टीचर हमें बता रही है, तो उस चीज को पहले हम आप जूनियर सेक्शन की आप बात कर रहे थे, है ना, जूनियर सेक्शन की बात कर रहे थे। जूनियर सेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाया जाता है उनको, है ना, अल्फाबेट्स का नॉलेज दिया जाता है ना। तो जब अल्फाबेट्स की नॉलेज उनको दी जाती है तो उनमें सबसे पहले पिक्चर दिया होता है, ए फॉर इज अ एप्पल। तो वो बच्चा जब एप्पल खाता है तो उसमें भी कहता है मम्मा ए फॉर एप्पल। और इस चीज को और इफेक्टिव बनाने का एक और वे है कि जब बच्चा हम प्राइमरी सेक्शन में हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये होती है कि जो क्लासेस होती है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से पेंट की जाती है, पिक्चर्स बनाए जाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उससे रिलेटेड। वो बच्चा उस टाइम उस चीज को देख के ऑब्जर्व करता है, अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि इसी ए फॉर एप्पल, एप्पल है ये, लेकिन उसको टेस्ट कब पता चलेगा? Eating after. हाँ, जब वो उसको ईट करेगा, यानी कि एक्टिविटी में लेके आएगा। यानी कि किसी भी चीज को पहले तो उसने पिक्चर देखा, उसको रिलेट किया, इमेजिन रिलेट किया कि भाई हाँ ये चीज है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकली वो कब जानेगा? जब उसको अपनी एक्टिविटी अपनी लाइफ में लेके आएगा, जब उसके मन में धारणा बनाता है, उसके थॉट्स आते हैं, तब वो उस चीज को रिलेट कर पाता है। यानी कि देखा जाए तो सारी चीजें जो होती हैं, यानी कि 4 स्टेप जो है वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होती हैं, है ना। लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे भी होते हैं, कुछ मेथड्स ऐसे भी होते हैं जो स्पेशल चाइल्ड्स के लिए होते हैं, जहाँ पे हम ऑडियो विजुअल को नहीं कर पाते हैं। सम जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, उनके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है? मेथड साइन लैंग्वेज, हाँ साइन लैंग्वेज उनके लिए यूज किया जाता है। मतलब कि कुछ ऐसे भी स्टेप्स हैं जो हम ऑडियो विजुअल 4 स्टेप्स जो हैं वो हम नॉर्मल स्टूडेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह यूज कर लोग हैं जो देख के सीखते हैं, लर्न करते हैं, देख करके। अधिकतर तो देख कर ही सीखते हैं। हाँ, एक सर्वे में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया गया है कि कितने परसेंट लोग हैं जो देख के, या फिर कितने परसेंट लोग जो है वो सुन करके, या फिर कितने परसेंट लोग हैं जो एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको कौन सा लगता है कि किसमें होंगे? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। देख मोस्ट इफेक्टिव एक्टिविटी बेस्ड होगा, बट मोर जो होगा वो विजुअलाइज विजुअल में आएगा। विजुअल में एक्चुअली बताया गया है 60.9%, 60.9% जो परसेंटेज है वो लोग इसे देख के सीखते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर में आता है वो काइनेटिक, जो हम एक्टिविटी करके सीखते हैं, और उसमें है 10.3%। गूगल पे। और लास्ट वन इज जो अदर सब कुछ से सीखा जाता है, उसमें आपका आता है 3.9%। उसके बाद ये भी आंसर है सब। एनीबॉडी व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग का वर्ड एक्चुअल में टीचिंग जो है वो टीचिंग का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, किस वर्ड से हुआ है? शिक्षा, हिंदी, इंग्लिश एंड सम Transfer of knowledge from a particular person to the another person, that is known as teaching. टीचिंग। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग का मतलब लर्निंग है? Learning नहीं कह सकते, दोनों डिफरेंट है। पार्ट टीचिंग, ठीक है। टीचिंग का एक उसका ही सिनोनिम है लर्निंग, मतलब कि एक टीचर विदाउट लर्निंग कभी भी वो टीचर नहीं हो सकता। हम सीबीएसई नॉर्म्स में हैं, सीबीएसई के हिसाब से भी यही बताया गया है कि एक टीचर वही हो सकता है जिसने बीएड या फिर कोई प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन उसने ली हुई हो इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, है ना। यानी कि पहले हमें टीचर के पोस्ट पे आने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि हम हाउ टू टीच, कि हम बच्चों को कैसे टीच करेंगे, वो मेथड हमें बताया जाता है। प्राइमरी सेक्शन के में सबको एक बेटर एग्जांपल मिला होगा, मैं बोलूंगी नहीं, बट सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि एक टीचर जो प्रोफेशनली कोर्स करके आया या फिर मास्टर्स करने के बाद फील्ड में आ जाए टीचिंग लाइन में, किसका ज्यादा इफेक्टिव होगा? टीचिंग का जो प्रोसेस है वो किसका ज्यादा इफेक्टिव होगा? ऑब्वियस है, जो ट्रेनिंग लेके आया है उसको ये पता है
कि प्राइमरी सेक्शन के बच्चे को मुझे कैसे डील करना है, इससे कैसे डील करना है, ये सभी को पता है। अगर इसमें हम क्रॉस करना चाहेंगे। हाँ जी बोलिए। बहुत सारे पाठ्यक्रम जो बनाई गई है हाँ जी। शिक्षण पद्धति में हो या कोई भी टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए जो कोर्सेस बनाई गई है, तो उसमें हम ऐसा भी देखा गया है कि जो कोर्स एडॉप्ट कर करके आए हैं और पर्टिकुलर काम के लिए आए हैं, एक सपोज दैट एक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, और एक बच्चा किसी मैकेनिकल शॉप पर एक मोटरसाइकिल को ऑपरेट करता है और वह पर डे बनाता है बिना बिना कोर्स का, और एक इंजीनियर उसी कंपनी में वो ज्वाइन करता है और वह स्किल्ड होने के बाद उसको काम जब वहां पर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो वह बंदा उस मैकेनिक से पूछता है कि एक चीज मेरा जो है ये हमसे जो है यह थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये काम ऐसे जो तुम कर रहे हो इससे अगला काम भी जो भी आएगा तो उससे वो लर्न कर रहा है। हम ऐसी स्थिति में देखते हैं और होता भी है हमारे समाज में। हाँ। तो जो एक्टिविटी बेस्ड है, आपको कार्य रूप में उसे जब एग्जीक्यूट कराना होता है, वहां पर डिग्रीधारी भी फेल कर जाते हैं और बिना डिग्री वाले जो है उसे फ्रीक्वेंटली वो डन कर देते हैं, वो मोटरसाइकिल का सारा पार्ट्स को बना इसको कहा जाता है सर, इसको कहा जाता है स्किल। होता है सर एक बच्चा, ठीक है, हम क्लास 9 10 को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपने अभी बताया कि एक बच्चे को सीखने के लिए जो डांस सिखाया गया उसकी सिस्टर ऑब्जर्व कर, मैं बता रही हूँ, सुनिए पहले। होता क्या है कि जैसे कि हमारी क्लास में ही बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, हम किसी बच्चे को हम ऑफर करें कि बेटा तू ये टॉपिक समझा दे, तो ये टॉपिक समझा दे, आप उसको ना समझाओ, लेकिन वो बच्चे को टाइम दे दो थोड़ा सा कि बेटा 1 आवर का टाइम है आपके पास, 1 आवर में आप इस चीज को स्टडी करो और आप अपनी पूरी क्लास को टीच करो। ऐसा भी हो सकता है जो हमारा मेथड है हमसे अच्छा वो समझा देगा, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया हुआ होता है कि सामने वाला टीचर हमें कैसे पढ़ा रहा है। और आजकल का वास्ट जो टेक्नोलॉजी इतना वास्ट हो चुका है कि बच्चे को टीचर की जरूरत नहीं है, वो खुद सीख सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन और आपका जो था कि एक इंजीनियर और मैकेनिक इंजीनियर से अच्छा कर सकता है, वो इसीलिए क्योंकि उसको स्किल्ड है, उसको नॉलेज है, उसमें इच्छा है उसको जानने की, कुछ नया बनाने की। लेकिन हम टीचर की बात कर रहे हैं, हम टीचर की बात कर रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाए या प्राइवेट सेक्टर में ही आ जाए, अगर हमारे पास डिग्री नहीं होती तो क्या हम जॉब पे रख लेंगे, चाहे आपने कितना भी स्किल हो। तो ये जो है आपका जो है एजुकेशन जो होता है, जो भी एजुकेशन कहीं भी ले कोई व्यक्ति, तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे सरकार का भी जो योजना है या जो भी प्रक्रिया से इस एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं, वह अपने कार्य रूप में लाने की प्रक्रिया के ऊपर भी ज्यादा जोर दें अपने एजुकेशन के टाइम में। वह जो चीज आपको करना है वो चीज का प्रैक्टिकली ज्ञान संस्थान में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और वो होगा नहीं सर। सही है, थैंक यू बोल के आगे बढ़े। थैंक यू सर। तो पढ़ाने आते हैं बच्चों को, जैसे कि एक टॉपिक हो, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो नर्सरी क्लास का ही क्यों ना हो, एज ए टीचर सबसे पहले हमें क्या कहा जाता है, हमें भी पता है कि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। यानी कि टीचिंग का जो स्टेप है वो लर्निंग से ही आ रहा है। अगर मैं क्लास में आ रही हूँ, मुझे टॉपिक मिला, मैं खुद की बात बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स की बात बता रही हूँ, मैं पढ़ के आई थी, पर बच्चे मेरे से ज्यादा एडवांस हैं, उनको इस चीज की ज्यादा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज नेट से सीख रहे हैं, है ना। तो मेरे पास कंटेंट कितना ही क्यों ना हो, मैं सब्जेक्ट तक ही कंसर्न करूंगी, लेकिन एक बच्चा सब्जेक्ट से बाहर जाकर सोचता है, उस टॉपिक को रिलेट करता है, वो वहां पे क्वेश्चन अराइज करता है। यानी कि आज की डेट में देखा जाए जो मॉडर्न एजुकेशन है, उस हिसाब से अभी के टाइम में हमें हमेशा अपने सब्जेक्ट से, अपने टॉपिक से एक कदम आगे चलना चाहिए, ताकि हम बच्चे को उस टाइम उसका जवाब दे पाए। पहले क्या होता था, हम लोग क्लास में होते थे, टीचर्स आती थी, पढ़ाती थी, चली जाती थी, टीचर हमसे पूछती थी, पर हम लेकिन आज के बच्चों को डांट का डर नहीं होता है। आज के बच्चे आपसे बराबर सवाल पूछते हैं, खड़े होके, एक नहीं 100 सवाल पूछते हैं। तो जब तक पढ़ के नहीं आएंगे, लर्न करके नहीं आएंगे, तो हम उनको क्या बताएंगे।
फिर क्या होगा, सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है ना। अगर टीचर अच्छे से ना बैठाए, और ये आप लोगों ने भी सोचा होगा कोई टीचर है बहुत अच्छा से करवाती है, आपका वो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, आपको पसंद नहीं है, वो काफी टफ लगता है आपको, लेकिन उस टीचर की वजह से आपको पढ़ना पसंद करते हो कि टीचर बहुत अच्छे से करवाती है, उनकी जो टॉपिक है टफ है बट वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रही है हमारे सामने, तो हम उस चीज के लिए उतनी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उस टॉपिक को समझ जाते हैं। यानी कि जो समझने की जो प्रोसेस है, एक बच्चे की लर्निंग की जो प्रोसेस है, वो टीचर के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, और साथ ही साथ उस बच्चे की इच्छा के ऊपर भी। हर बच्चा हर चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता, जरूरी नहीं है हर बच्चा पढ़े। कुछ बच्चों का एजुकेशन में है, 10th तक कर लेगा ठीक है, 12th कर लेगा ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहीं और है। हो सकता है वो बिजनेस माइंडेड हो सकता है वो डांस में अच्छा हो। ये उस टॉपिक को किस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बच्चा आपने इंटरेस्ट ले रहा है, आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कैसे मेंटर कर रहे हो। सो मेथड्स ऑफ टीचिंग, सबसे पहले प्राइमरी से स्टार्ट करूंगी, बताइए ना हमारे आता है। फर्स्ट मेथड क्या होता है, प्राइमरी से ही स्टार्ट होता है वो। मैम पाठ्य पुस्तक मेथड, टेक्स्ट बुक, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड हायर क्लासेस के लिए होगी। स्टोरी टेलिंग, सही था, स्टोरी टेलिंग। सबसे पहले जब बच्चा स्टोरी सुनाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो बच्चा उस चीज को इमेजिन करना स्टार्ट करता है। हम एकदम से उसके हाथ टेक्स्ट बुक भी पकड़ा सकते हैं, हाँ वो मेथड आता है, लेकिन थोड़ी सी सीनियर क्लासेस में जाके, अगर वो नर्सरी में है, LKG में है, UKG में है, फर्स्ट सेकेंड में हम उसको टेक्स्ट बुक पे ले आते हैं कि बच्चा मतलब कि वो स्पेलिंग रीड करना स्टार्ट कर दे। लेकिन सबसे पहले हम उसको कहानियां सिखाते हैं, क्योंकि कहानी जो है हाँ जी इसे आपने कहा कि जैसे कि बच्चे को सबसे पहले हम कोई कहानी सुनाते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी कुछ ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। तो सीखते हैं कैसे? चित्रों के द्वारा। हाँ आपने देखा होगा जब ज्यादा बच्चे को चित्र दिखाया जाए तो वो खुश भी हो जाते हैं, रंग बिरंगे तरह तरह के। आपने प्राइमरी क्लास में देखा हो या किसी भी कि किताब में बहुत सारे चित्र होते हैं, चित्र को देखकर जो है उनकी पढ़ने की, सीखने की शक्ति, बहुत इच्छा ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जो है चित्र को दिखाकर, किसी पिक्चर को दिखाकर बच्चे को पढ़ाने की जो है पहले वो देखना सीखता है, मतलब चित्र को दिखाकर बच्चे को हम पढ़ाना ये बहुत ही आसान होता है। कहानी तो हम सुनाते हैं, बोलते हैं, लेकिन अच्छा। उस कहानी से वो बहुत कम सीखते हैं जो छोटे बच्चे। आपने देखा होगा कि उनकी जो किताबें होती है उसमें अधिकतर चित्र होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, जो पिक्चर रंग बिरंगे होते हैं। ऐसे पिक्चर होते हैं जिनको देखकर उसे खेलने का मन, देखने का मन करता है, सीखने का मन करता है, ना कि हम इसे कोई कहानी बोले जिससे वो सुने और सीखे। नहीं सर, दोनों का कनेक्शन हुआ तो दोनों का कनेक्शन होता है, लेकिन चित्र जो है ज्यादा प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली होता है, वो इफेक्टिव होता है। मूवी सुनाते हैं बच्चों को, मैं बस अपनी बात करने की कोशिश कर रही हूँ। एक स्टोरी सुनाते हैं बच्चे को, ठीक है, ये क्या कहते हैं, राम लक्ष्मण की ही ले लो, राम जी की स्टोरी सुना दो, या फिर कुछ भी आपके यहाँ जो भी नर्सरी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, स्टोरी होती है छोटी छोटी, वो हम उनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनको सरल सिखाते हैं। तो जब बच्चा वो स्टोरी सीखता है ना, उसमें जो जो वर्ड्स आती हैं वो उस वर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। कैसे होता है? अगर हम उसको फॉरेस्ट की स्टोरी सुना रहे हैं, वन की स्टोरी सुना रहे हैं, तो बच्चे के मन में आता है ये वन क्या है। अगर राम लक्ष्मण की स्टोरी है तो राम, अच्छा हमारे घर पे पिक्चर है राम जी की, उसमें वो ना वो राम है, वो उनका ब्रदर है, उनका भाई है, वो वन में चले गए थे ना। वन क्या होता है, वो उनके मन में क्वेश्चन राइज होना स्टार्ट होता है। पिक्चर भी है, स्टोरी, जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो स्टोरी बुक में पिक्चर्स भी दी हुई होती हैं, बच्चे स्टोरी पिक्चर्स देखते हैं, और आप जब उनको स्टोरी सुनाते हो, बताते हो, वो आपसे पूछते हैं कि मैम ये क्या है, मैम ये क्या है। यानी कि उनमें जो क्यूरियोसिटी है उस चीज को समझने की, वो उनका बढ़ रहा है।
उनकी थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन उनकी बढ़ रही होती है, यानी कि वो भविष्य के लिए एक्टिव हो रहे हैं। अगर उनमें अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, उनकी थिंकिंग पावर डेवलप नहीं होगी, तो क्या आगे चल के वो अच्छा स्टूडेंट बनेगा? अगर बच्चे में इच्छा नहीं है, अगर बच्चे को नॉलेज नहीं है, बच्चे ने आपसे अच्छा बेस्ट अपना दे पाएगा? यानी कि उसकी जो डेवलप होती है, वो जो भी मेंटल एबिलिटी जो डेवलप हो रही है उसकी प्राइमरी सेक्शन से ही स्टार्ट हो रही है ना? तो स्टोरी टेल किसी बच्चे में शुरुआत से पढ़ने की इच्छा नहीं होती, उसके अंदर इच्छा जागृत करनी पड़ती है। हाँ, तो प्रोसेस, जो कि वो अपनी कक्षाएं में जाकर सीखते हैं टीचर के द्वारा। तो उसको सिखाने की बहुत सारी विधि होती है, जो कि शिक्षक जो है किसी तरह से उसे सिखाने के लिए हर वो कोशिश करता है जिससे वो सीख पाए, जिससे वो सरल हो पाए, है ना? किसी बच्चे में अपने से इच्छा उत्पन्न कराया जाता है, जो कि शिक्षक के द्वारा। सबसे इंटरेस्टिंग मेथड कौन सा है आप बताइए टीचिंग का? सबसे इंटरेस्टिंग मेथड बताइए मुझे। यस सर। शुरुआत होती है खेल विधि से और वो सबसे इंटरेस्टिंग। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग। उसके बाद बच्चों में खेलने की रुचि बचपन से ही होती है। हाँ। और खेल जो से प्लेन में स्कूल से आजकल शुरुआत वैसे ही होती है बच्चों की। हाँ, तो वही आगे चल के एक्टिविटी मेथड बन जाता है। हाँ, और टीचिंग मेथड का सबसे इजी मेथड बताइए मुझे। सबसे इजी तो हम खेल विधि मानते हैं। खेल विधि, उसके बाद एक्टिविटी, उसके बाद मैडम कोलैबोरेटिव सबसे इजी तो एक ही होगा ना। वो ज्यादा सही है। टोटल 10 स्टेप्स हैं, टोटल 10 मेथड्स हैं जो मैंने बुक्स में भी देखी थी और आज वो यूज भी हो रही है। तो 10 में आ रही है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी टेलिंग। जो स्टोरी टेलिंग है वो मोस्टली प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए होता है। समहाउ हम सीनियर क्लासेस में इसको यूज करते हैं, समहाउ, क्योंकि अगर सेम टेक्स्ट बुक रीडिंग के हिसाब से चलेंगे तो नहीं होगा। मैं भी पढ़ाती हूँ, टेक्स्ट बुक से पढ़ाती हूँ, लेकिन बीच बीच में कुछ मैं ऐड कर देती हूँ कि बच्चे को उस चीज का नॉलेज हो और कुछ चीजें वो रिलेट कर पाए कि भाई हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन सारी क्लासेस में हम स्टोरी टेलिंग को नहीं ले जा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है प्लेन में, इंटरेस्टिंग है सर का कहना सही, प्लेन में इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्टोरी टेलिंग भी है, क्योंकि स्टोरी बच्चों की इच्छा होती है सुनने की। हाँ, आज के डेट में कह दोगे कि नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का ज्यादा ध्यान मोबाइल पे होता है, लेकिन मोबाइल में भी वो स्टोरी ही सुनते हैं, है ना? उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट बुक मेथड, जो हम बच्चों को जो हम बच्चों को सिखाते हैं टेक्स्ट बुक रीडिंग करना, प्राइमरी सेक्शंस प्लस मिडिल में, कि बच्चा उस वक्त टेक्स्ट बुक रीडिंग करना स्टार्ट करता है। उससे क्या बेनिफिट है सर? सर नाम इधर कोई बोले बेनिफिट टेक्स्ट बुक रीडिंग का। वर्ड स्टॉक, वोकैबुलरी एंड pronunciations and Most important is madam concentration, reading concentration, plus fluency, spelling development, vocab, ये सारा कुछ आता है टेक्स्ट बुक रीडिंग से। इसलिए हम सबसे बच्चे को पहले तो हमने उसको वर्ड की नॉलेज दी, वर्ड की नॉलेज देने के बाद स्पेलिंग करना सिखाया, स्पेलिंग सिखाया, ए फॉर एप्पल, पूरा एप्पल बोलना सिखाया। उसके बाद धीरे धीरे हमने उसको किस पे ले आए, टेक्स्ट बुक पे ले आए, छोटे छोटे स्टोरीज, लर्न बेटा रीड कर इसको। वो रीड करता है, हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो भी क्या हुई, वोकैब की जो बैंक है वो भी इंक्रीज हुई, प्लस साथ ही साथ फ्लुएंसी बनी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, बिना रुके वो बोल सकता है, कुछ भी इमेजिन कर सकता है। अगर वो स्टोरी पढ़ रहा है, खुद भी इमेजिनेशन में स्टोरी में जा सकता है या नहीं है? तो इस तरीके से होता है आपका टेक्स्ट बुक मेथड। एंड थर्ड वन इज लेक्चर मेथड। क्या आपको लगता है कि लेक्चर मेथड प्राइमरी सेक्शन के लिए बेस्ट है? लेक्चर मेथड जो है ना वो शॉर्टकट मेथड है। सर लेक्चरर शॉर्ट हो या लॉन्ग वो प्राइमरी में नहीं यूज। हाँ, लेक्चर मेथड प्राइमरी में यूज नहीं होता है। लेक्चर मेथड प्राइमरी में यूज नहीं है। लेक्चर मेथड जो है वो सीनियर क्लासेस के लिए है, ठीक है? और मतलब बड़ी सी चीजों को शॉर्टकट में प्रेजेंट करना, वो हो गया आपका लेक्चर मेथड। क्योंकि लेक्चर मेथड आप बच्चों के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, जूनियर क्लास के ऊपर, उनके सिर के ऊपर से जाएगा, वो बच्चा समझ नहीं पाएगा, वो कैच नहीं कर पाएगा। बट लेक्चर मेथड 9th 10th के बच्चे कैच कर लेंगे, अगर वो बच्चा आपके ऊपर कंसर्न हो के सुन रहा है, तो आपकी बातों को ग्रैब कर रहा है, तो है ना? तो ये हो गया आपका कौन सा, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड को गुरुकुल मेथड भी कहा जाता है, ट्रेडिशनल मेथड भी है। क्यों?
चॉक एंड टॉक मेथड भी है, क्योंकि हम जब लेक्चर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, टॉपिक पे अपना लेक्चर दे रहे होते हैं, तो ऑन द स्पॉट हम उन चीजों को चॉक से या मार्कर से बोर्ड पे प्रेजेंट भी कर रहे हैं टॉपिक को। चॉक भी हो रहा, चॉक वर्क भी है प्लस टॉक वर्क भी है या नहीं है? और गुरुकुल मेथड इसीलिए क्योंकि पहले के टाइम में लिखा के सिखाया नहीं जाता था। गुरु आते थे, श्लोक सुनाते थे और हम बच्चे जो थे उस टाइम के गुरुकुल के टाइम में वो सीखते थे। पहले जो होता था मैम वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल भी होता था, एक्टिविटी करके भी बताया जाता था, और याद हो तो गुरुकुल के टाइम श्लोक्स भी बताए जाते थे। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, आई थिंक साइंस और एसएसटी के टीचर इसे समझ रहे होंगे। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है कि हम किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकल, कैसे करते हैं? प्रैक्टिकल वे में, है ना? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो हम लेक्चर के थ्रू ही नहीं समझा सकते हैं, हमें उसे प्रेजेंट करना होता है, प्रैक्टिकली करके उनको बताना होता है, ताकि वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, उस चीज को करे और फिर उसको सीखे। क्योंकि हम बोल देंगे आपके थ्योरम्स वगैरह है, थ्योरी वगैरह है, ऐसा ऐसा होता है, डिक्टेट करके चले गए, क्या वो बच्चा कैच कर लेगा? नहीं करेगा। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख सकता। यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो आपकी टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड में क्या होगा? अच्छा, क्लास में हमें बताया जाता है ना, क्लास में हम बच्चों को टीच करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप नहीं बता पाते, क्योंकि हमें इतने टाइम में हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है या हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना होता है। बट ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है कि हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, हम इसमें कुछ छोड़ते नहीं है। मतलब कि एक टॉपिक का कंप्लीट नॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाना, वो होगा आपका ट्यूटोरियल मेथड। यस सर, कुछ डाउट है? उसके बाद आपका आफ्टर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप यूज करते हो इवैल्यूएशन के लिए कि बच्चा आपको समझ पाया है, उसको सब्जेक्ट नॉलेज कितना हुआ है, उस टॉपिक का नॉलेज कितना है, तो हम उस टाइम उसको यूज करते हैं आंसर एंड क्वेश्चन मेथड। और आंसर एंड क्वेश्चन मेथड एक्चुअली में 2 वे प्रोसेस है। उसमें जो एक बच्चा पैसिव वे में बैठा हो है ड्यूरिंग लेक्चर, वो उसमें एक्टिव हो जाता है। किसमें? क्वेश्चन आंसर में। आप उसको पूछते हो, अलर्ट होता है, वो थिंकिंग बढ़ती है, उसकी इमेजिनेशन जाता है, उसकी रिकॉल करता है कि हाँ मैम ने या टीचर्स ने हमें इस बारे में क्या बताया, सोचता है, वो थिंक करता है, फिर आपको वो रिप्लाई करता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, और ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं आफ्टर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। आपको ये पता करना है कि कौन सा बच्चा आपको कितना समझ रहा है, उसने कितना कैच किया है। उसके बाद आता है आपका डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या करते हैं? स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। क्या पहले ये अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन, पहले ये मेथड हम लोग ने यूज किया था? आप लोगों के टाइम था डिस्कशन मेथड? नहीं था, क्योंकि उस टाइम चिल्ड्रन को या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं था, उस टाइम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था। लेकिन जब से चाइल्ड को उसमें इंक्लूड किया गया, चिल्ड्रन को इंक्लूड किया गया, तब से आपका डिस्कशन मेथड भी इंक्लूड हुआ है। डिस्कशन साथ ही साथ उसमें एक और टॉपिक हम जोड़ सकते हैं, डिबेट करवाना। टॉपिक दे देते हैं बच्चों को, डिबेट करवाते हैं या नहीं करवाते? उसमें जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है, वो बच्चे भी वो आगे बोलने की, किसी भी चीज को बताने की उसको इच्छा होती है, वो उस चीज को सीख रहा होता है। और साथ ही साथ अगर वो उसमें ये एबिलिटी आ जाए कि भाई हाँ मुझे सबके सामने फेस करना है, मुझे सबको बताना है,
मुझे इस चीज को मुझे डिबेट में लेके जाना है, एक दूसरे से वो डिबेट करेंगे, साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जो लीडरशिप की भावना है वो भी उसकी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी आएगी लीडरशिप की, वो कहीं भी किसी से पीछे नहीं रहेगा, वो सबको फेस कर सकता है बिना किसी डर के। तो जो आपका डिस्कशन मेथड है वो आज के डेट के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। इसके बाद है आपका डिस्कवरी मेथड। उस टॉपिक दे देते हैं, अब उस टॉपिक के ऊपर वो सर्च करें। तो सर्च करने से क्या होगा, उसको डिस्कवर करना, उसमें है क्या, उस टॉपिक में आपस में बातें कर रहा है, वो कुछ नई चीजें लेके आएगा आपके पास। डिस्कवरी का मतलब ही होता है ना खोज करना, कुछ नए टॉपिक्स को खोज करना, आपके सामने वो प्रेजेंट करें। आज के एजुकेशन में उसमें एनरोल किया गया है, क्योंकि बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं वो क्रिएटिव हैं, स्किल्ड वाले हैं, उनको हर चीज करके पसंद है, वो करके सीखेंगे चीजों को, वो सिर्फ लेक्चर मेथड तक ही सीमित नहीं रहेंगे या डिस्कशन तक ही नहीं रहेंगे, उसको वो प्रैक्टिस करना भी सीखेंगे। लास्ट वन इज प्रोजेक्ट मेथड, जो कि किसी भी सब्जेक्ट में कंपल्शन कर दिया गया प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क ही क्यों कंपल्शन किया गया, क्या जरूरत थी? प्रोजेक्ट वर्क है क्या एक्चुअल में? क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि उसके बच्चे को जितना हो सके उतना आप उसको क्रिएटिव बनाओ, क्योंकि आजकल स्किल की डिमांड है। बच्चा स्किल नहीं है तो उसके लिए कोई स्टेज नहीं है, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है स्किल्ड वे में। प्रोजेक्ट वर्क एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर उस बच्चे को कुछ सोचना पड़ता है, कुछ नए सर्च करके कुछ न्यूज में ऐड करना पड़ता है, उसके अपने माइंड से वो प्रोजेक्ट रेडी करता है। आज के टॉपिक में हमें क्या जानने को मिला कि लर्निंग और टीचिंग और लर्निंग जो दोनों है वो हैंड टू हैंड प्रोसेस है, मतलब एक दूसरे के साथ चलने वाले प्रोसेस है। एक दूसरे के बिना दोनों ही पॉसिबल नहीं होगा। कि अगर लर्निंग को ही प्रेफरेंस दें तो लर्निंग के साथ साथ टीचिंग भी जरूरी है, क्योंकि एज अ टीचर टीचिंग और लर्निंग, अगर हम माने कि टीचर जो है वो टीचर ही सब कुछ मेन है, या पॉसिबल है, स्टूडेंट भी तो चाहिए ना उसके लिए। तो टीचिंग और लर्निंग जो है वो 3 डायमेंशनल प्रोसेस है, मतलब 3 डायमेंशन से चलने वाले प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर है, टीचर के पास अगर स्टूडेंट ना हो फिर वो यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसके नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। हमें पढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? स्टूडेंट्स चाहिए जिसको हम सिखा पाए। हम मान के चलते हैं स्कूल है, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, बट थर्ड वन क्या इंपॉर्टेंट है? टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड थर्ड वन teaching learning aids such as book, कैरिकुलम। क्योंकि अगर हमारे पास टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, कैरिकुलम रहेगा, तभी तो हम पढ़ाएंगे ना उनको, है ना। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो 3 डायमेंशनल प्रोसेस है और एक दूसरे के पूरक है, सब एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है ना। उसके बाद आज के डेट में तो देखोगे तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी मॉडर्न एजुकेशन में इंक्लूड हुई हैं। पुराने हिसाब से एजुकेशन आज के डेट में नहीं चल रहा है। कुछ चीजें हैं जो आई हैं, जैसे कि जब हम आज के डेट में क्या हुआ, सिस्टम्स यूज किए गए, टेक्नोलॉजी आ गया, है ना। उसमें हमें और नई नॉलेज मिला और कुछ नई चीजें सीखने को मिली और हम उन चीजों को बच्चों के सामने प्रेजेंट करना स्टार्ट किए हैं। फाइनली मैं इसी बात पे यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ कि information. Really, your presentation was superb. Actually, here that the method of teaching. So for I want advice from all of you. Method of teaching depends upon the situation, depends upon the topic,
what the teacher is actually going to teach inside the classroom, depending upon the topic. Whether the topic where we can use the storytelling method, where we can use the demonstrative method, which is according to me much more effective, especially for the students of primary section, with the demonstration, as well as there are for higher secondary or secondary level students, there in case of that chemistry, in case of English grammar, in case of there that structural method is also important. So like that, anyhow, depending upon the situation, depending upon the topic, in some cases history, where the storytelling method is very effective. So like that, we must, our main intention should be to make the teaching learning process quite child-centric and quite effective, so that it touches the heart of almost all the students. So with that, I would once again like to extend my thankfulness to our management, especially our principal sir, the way repeatedly, spontaneously he is cooperating and he is supervising us for conducting this kind of learning activities. Definitely we are, in near future, we will be quite efficient in this field. And moreover, thank you ma'am, that Miss Raj Lakshmi Kumari madam, for your excellent presentation on the topic teaching and learning style. So with that, I would like to conclude our program. Thank you for your kind attention and for your presentation. Thank you. Thank you. Have a good day.